हाय एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल सेशन। आज ऐसे ऐसे ऑफ वर्किंग डे है, मतलब हार्डकोर वर्किंग डे। सोमवार मंगलवार हार्डकोर वर्किंग डे है, लेकिन उस दिन में भी ऐसे वंडरफुल टॉपिक को सुनने के लिए आया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेशल थैंक्स टू अवर टुडे स्पीकर मिहिर भाई कि मेरे एक फोन से ही अग्री कि वो रेगुलर सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं सीए के लिए, स्पेसिफिकली एकदम टेक्निकल टॉपिक के ऊपर। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू मिहिर भाई। वेलकम। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट टू शेयर अबाउट अकाउंटिंग बाबा। सो माय नेम इज सीए केतुल पटेल। माय कंपनी नेम इज अकाउंटिंग बाबा। जो अकाउंटिंग बाबा क्या है? अकाउंटिंग बाबा एक अकाउंटेंट है या फिर सीए है, उनको करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। अभी आप बोलोगे कि उसमें क्या हुआ, काफी सारी कंपनीज है, काफी सारी एजेंसी है जो अकाउंटेंट्स को जॉब दिलाती है, सीए को जॉब दिलाती है। उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप कैसे अलग कर रहे हो? तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बिफोर सेंडिंग यू टू द कंपनी, हम लोग आपको ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हम लोग आपकी प्रोफाइल समझते हैं और प्रोफाइल समझने के बाद अकॉर्डिंगली आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है कि आपका भी टाइम बच जाता है, दूसरी ओर कंपनी को भी मोटा मोटी पता लग जाता है कि आप उनकी प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। ठीक है। सो आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे यहाँ से, मेरे ख्याल से ऑनलाइन इंटरव्यू दिए हैं, तो उनको भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि एकदम यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है जब ऑनलाइन इंटरव्यू पहले कंडक्ट होता है। उसमें काफी सारी चीजें पूछी जाती है, उससे आपको भी पता लगता है कि आपका लेवल क्या है और आपको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। सो अगर आपके रेफरेंस में भी कोई हो जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट हो, तो अगेन वो अकाउंटिंग बाबा को रीच आउट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले एक पोल ले लेते हैं कि आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, जिससे स्पीकर को भी पता चले कि ज़्यादातर पब्लिक किस टाइप की है। सो आपके स्क्रीन के ऊपर दो ऑप्शन है। नंबर वन, आप अकाउंटेंट हो, और नंबर टू, आप प्रोफेशनल हो, सीए हो या फिर सीए में हो। तो आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है। अब अगर अकाउंटेंट हो तो आपको अकाउंटेंट के ऊपर क्लिक करना है, और आप सीए हो तो आपको सीए हो, सीए में हो, सीएस हो, प्रोफेशनल हो तो आपको नीचे के बटन में क्लिक करना है। So I'll request each and every member, we are around 56 participants. So I'll request 34 लोगों ने participate कर दिया है, still around 70% लोगों का बाकी है। I'll request again participants, आप अपना माइक म्यूट रखें, सबको डिस्टर्ब होता है इससे। Fine. So I am showing the results. As you can see, speakers are around 64% of our audience is accountant, and around 36%, which is a very good percent of CA. So I will request speaker sir कि आप जो भी अपना सेशन डिलीवर करें वो मेजोरिटी अकाउंटेंट्स को ध्यान में रख के करें, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ और चंक और पब्लिक जो है वो अकाउंटेंट्स है। परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नाउ एज यू कैन सी, जैसे मैंने बोला कि हम कोई भी अकाउंटेंट को डायरेक्टली कंपनी में नहीं भेजते, हम ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह भी कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको अकाउंटेंट्स, आप एक एज अकाउंटेंट काम करो लेकिन आपको उसमें ग्रो करना हो, तो हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट कराते हैं। हम लोग जीएसटी की भी ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस का हो गया, अकाउंट फाइनलाइजेशन हो गया, तो उन सब की फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराते हैं। तो ऐसे तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मिल जाएँगे, जहाँ से आप अपने अकाउंटिंग करियर को ग्रो कर सकते हो। लेकिन हम स्पेसिफिकली अकाउंटेंट्स को ही प्लेस कराते हैं, तो हमारा एक यूएसपी बन गया है कि कैसे हम लोग ट्रेनिंग देने के बाद आपको अच्छी कंपनी में प्लेस करा सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि आप अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हो 5 साल से, अब मैं आगे के जाके ना आपको एक एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में सैलरी कितनी होनी चाहिए उसका शेड्यूल लिखाऊँगा। अगर आप उस शेड्यूल से कम सैलरी पा रहे हो तो यू सीरियसली नीड टू वर्क अपॉन योर स्किल्स, है ना? तो काफ़ी सारे लोगों, हम लोगों ने ट्रेनिंग इसके लिए चालू की थी कि काफ़ी सारे लोगों की यही कंप्लेंट थी कि यार सर, हमको हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी सारा है लेकिन हमको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करना है? तो एक ही रीज़न है कि उसको
आपको स्किल्स अपग्रेड करने हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लो, आप किधर से भी सीख सकते हो। हम रेगुलर इवेंट्स वगैरह करते हैं, वेबिनार्स वगैरह करते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हो, मतलब सीखना फ्री है ना। तो एक ही सजेशन है मेरा कि आप अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड करोगे ना, तो आपकी स्किल्स के हिसाब से आपको सैलरी भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। ठीक है। सो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि हमारे काफी अच्छे रेटिंग्स है, गूगल पे 4.8 रेटिंग्स है। और राइट साइड पे देखोगे कि हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही है। ये ट्रेनिंग्स के बाद जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इसकी मैं बात कर रहा था कि आप एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सैलरी होनी चाहिए, है ना। तो ये जनरली पर्टिकुलरली सूरत या उसके नजदीक के इलाके में है। अगर आप मैं मोस्टली गुजरात के में ये एप्लीकेबल है। अगेन आप मुंबई से हो, दिल्ली से हो, तो अगेन सैलरी विल बी हाई, और आप कोई छोटी सिटी से हो तो सैलरी कम होगी। मतलब मोटा मोटी सूरत या उसके गुजरात के एरिया में ये सैलरी है कि 1 साल तक का एक्सपीरियंस है, आपको 15,000 तक सैलरी मिल जाएगी। या 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल तक का, तो आपको 25,000 तक की सैलरी मिलेगी। ऐसे ही 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 40,000 तक की सैलरी मिलनी चाहिए। और हमारे पास जैसे रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कंपनीज ये सैलरी को ऑफर करते हैं, है ना। तो अगेन आपको इवेल्यूएट करना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं है, ओनली वन सजेशन फ्रॉम माय एंड कि आप टेक्निकली अपना इम्प्रूव करो, इवेंट्स अटेंड करो जैसे कि आप अभी कर रहे हो। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी काफी तो सारे लेक्चर्स हो गए, है ना। हम लोग भी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। अगर आप खुद से नहीं सीख पा रहे हो तो हम भी आपको ट्रेन करते हैं अलग अलग टॉपिक के, जीएसटी ऊपर, टीडीएस के ऊपर, एक्सेल के ऊपर, है ना। तो उस हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। Now, without wasting much of my time, again, I would like to hand over the stage, the session to our today's speaker, Mihir Modi sir. उनको इंट्रोडक्शन की मेरे हिसाब से कोई सीए का तो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रेगुलर जैसे मैंने बोला कि सिर्फ सूरत में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर मिहिर सर के रेगुलर सेशन चलते रहते हैं। इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, मतलब ही हैज वेरी गुड रीच, एंड उनके जो थॉट प्रोसेस है कायदे के ऊपर, मतलब बड़े बड़े जो सीए हैं उनके साथ, मतलब उस लेवल का काम उनका है। सो अगेन वेलकम मिहिर सर, इट इज अवर प्लेजर कि आप हमारे यहाँ आए सेशन के देने के लिए। सो ओवर टू यू सर। लास्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, ठीक है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वेश्चन एंड आंसर या चैट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना, या फिर लास्ट में हम एक सेशन रखेंगे, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो। इस सेशन का यही पर्पस है कि जीएसटी रिकंसिलिएशन को कैसे इजी किया जाए, कैसे मैन्युअल प्रोसेस से लेकर ऑटोमेटिक बदलकर ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑटोमेट करा जाए थोड़ा बहुत प्रोसेस, कैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, और जीएसटी रिकंसिलिएशन क्यों जरूरी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में जानकारी मिहिर सर देंगे। सर ओवर टू यू मिहिर सर। Thank you, Ketul. It's an honor to share my views on the platform of Accounting Baba. So, as you said, I'm without wasting any time, I am starting my today's session. तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, दैट इज जस्ट एन इंडेक्स कि रिकंसिलिएशन की क्यों जरूरत है, हम लोग क्यों करते हैं रिकंसिलिएशन, और बेसिकली डिफरेंसेस क्यों आते हैं जीएसटी में, जो हमारा डेटा है और काउंटर पार्टी का जो डेटा है उसमें क्यों डिफरेंसेस आते हैं, और हमें वो कैसे मिटिगेट करना है या रिजोल्व करना है, और अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रिकंसाइल रखना है। तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ टुडेज सेशन। तो इसमें वी विल गो विथ टू अप्रोच बेसिकली, एक मैन्युअली एक्सेल के थ्रू कैसे रिकंसिलिएशन हो सकता है, और आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में आईटी टूल सॉफ्टवेयर को यूज करके हम कैसे ऑटोमेशन के थ्रू ये 100% रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। सो दैट विल बी द आवर फोकस एरिया। तो बेसिकली रिकंसिलिएशन क्यों, तो जैसे मैंने बताया कि हम जीएसटी या 3B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन जो काउंटर पार्टी ने अपलोड किया हुआ है दैट इज अपियरिंग इन जीएसटी या 2A या 2B, तो वो कम या ज्यादा हो सकता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से।
तो हमें एवरी मंथ ये चेक करना है कि कितना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम है या ज्यादा है, कौन से वेंडर ने रिटर्न फाइल किया है तो सही भी किया है या गलत किया हुआ है, वो सारी चीजें हमको ये रिकंसिलिएशन में चेक करने हैं। बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू या जीएसटी अमाउंट में ही डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी है जो भी कभी कभार रॉन्ग हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा आईटीसी एंटाइटलमेंट शायद रुक सकता है। तो वो सारी चीजों को आप अकाउंटेंट्स हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है कि जो भी हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं वो डेटा प्रॉपरली जा रहा है या नहीं। देन लास्ट 1 ईयर से एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है कि ई इनवॉइस आ गया है अभी। पहले हम लोग ये था कि पूरे मंथ में इनवॉइसेस जो जो इश्यू करते थे वो फिर मंथ खत्म होने के बाद जीएसटीआर 1 में अपलोड करते थे। लेकिन अभी कुछ कुछ वेंडर्स को जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उनको रियल टाइम बेसिस पे ई इनवॉइस ही बनाना है। मींस आपने आज कोई चीज का सेल किया है तो आज आपको आज अभी का अभी ही उसका इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड कर देना है। तो एज एन अकाउंटेंट और एज एन कंप्लायंस कंसल्टेंट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट ने जो भी रियल टाइम बेसिस पे जो डेटा अपलोड किया हुआ है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ऑन डेट जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं। तो हमें ये भी चेक करना है कि ई इनवॉइस का जो डेटा है और जीएसटीआर 1 में हम जो अपलोड करने जाने वाले जो डेटा वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट इज टू बी चेक्ड विथ जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। फिर अगर कोई वेंडर का क्वार्टरली फाइलिंग है और हमारा मंथली फाइलिंग है तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमको वो आईटीसी क्वार्टर एंड के बाद दिख रही है। तो ये सारे रीजन की वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए हमको रिकंसिलिएशन बनाना है। अभी जैसे थोड़ी लॉ के एंगल से मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर ही लास्ट बजट में ही ये अमेंडमेंट आ गया था 2021 में। जिसके पहले ऐसा था कि वेंडर जीएसटी हम जब रिटर्न फाइल करते थे तब ये अलाउड था कि आपके पास जितनी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट दिख रही है दैट यू कैन क्लेम विदाउट चेकिंग विद जीएसटी या 2A या 2B। तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आपके पास अगर वैलिड इनवॉइस है और जीएसटी लॉ के हिसाब से जो भी कंडीशन है कि गुड्स आपके पास आ गया है या नहीं, वो सारी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है देन यू कैन क्लेम योर क्रेडिट। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने देखा कि ये सेल्फ असेसमेंट वाले मोड में ना हमारी बहुत सारी क्रेडिट में लीकेज जा रही है, लोग गलत गलत क्रेडिट भी क्लेम कर रहे हैं। देन दे इंट्रोड्यूस्ड कि जीएसटी या 2A या 2B अभी आ गया है। तो मैं वर्ड यूज करूंगा 2A, तो वहां पे आप 2B समझ सकते हो, 2B जहां पे मैं बोलता हूँ वहां पे आप 2A समझ सकते हो। इट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जितना जीएसटी या 2A में क्रेडिट दिख रहा है हम लोग वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 2A प्लस 20% वॉज अलाउड, फिर उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया, फिर अगेन 5% कर दिया, और अभी ये 1 जनवरी 2022 से तो ये प्रोविजन आ गया कि जितना जीएसटी या 2B में शो होगा उतना ही दिखेगा। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास वैलिड इनवॉइस है, हमने गुड्स रिसीव कर लिया है, लेकिन वो जीएसटी या 2B में नहीं दिख रहा है, तो मेरी क्रेडिट का क्या होगा, मैं भूल जाऊं वो क्रेडिट। So that's why reconciliation has become so much important and integral part of our job culture as well। कि हमको डे टू डे बेसिस पे ये कंकरेंट बेसिस पे करते ही रहना है कि अगर कोई वेंडर ने टाइमली फाइल नहीं किया है तो उससे हम फॉलो अप करेंगे कि भाई तुमने क्यों फाइल नहीं किया है, कि अगर फाइल किया है तो मेरा इनवॉइस क्यों अपलोड नहीं किया है। तो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी चेक्ड। तो अभी टाइप ऑफ रिकंसिलिएशन एक माइक्रो और मैक्रो लेवल पे देख लेते हैं। तो मैक्रो लेवल पे हम ये हो सकता है कि आप मंथली या क्वार्टरली या वंस इन फाइनेंशियल ईयर कर सकते हो। कि जैसे जीएसटी लॉ में भी एक टाइम पीरियड अलाउड है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म हुआ तो उसका जो भी मुझे रिकंसिलिएशन बनाना है, जो भी आईटीसी में मुझे अवेल रिवर्स प्लस और माइनस करना है, तो दैट आई कैन डू टिल सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक के जितने भी इनवॉइस मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थे और पोर्टल में ऑनलाइन जितने दिख रहे थे, अगर उसमें मुझे लगता है कि कुछ मेरे एंड से गलती थी या कुछ वेंडर के एंड से गलती रह गई थी, तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक तो रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तो वहां पे ये पीरियोडिक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट शायद काम में आता है।
फिर है कि वेंडर वाइज रिकंसिलिएशन। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास इतना बल्कि डेटा है कि आप एक एक इनवॉइस मैच नहीं कर पाते। लाइक कोई बैंक हो गई, जैसे आपका HDFC बैंक के साथ अकाउंट है तो उसने बहुत सारी एंट्रीज अपलोड की है, लेकिन आपने आपकी बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सिंगल एंट्री बैंक चार्जेस की पास करी है, तो 1 to 1 कभी भी रिकंसाइल नहीं हो पाएगा। तो वो केसेस में वेंडर वाइज रिकंसिलिएशन काम आता है, पर्टिकुलरली फॉर बैंक्स। फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या वैसे वेंडर्स की जिनके साथ आपके बहुत सारे बल्क में ट्रांजेक्शन होते हैं और आप 1 to 1 उसमें ट्रैकिंग नहीं रख सकते, लेकिन ओवरऑल आपका अकाउंट्स उनके अकाउंट्स के साथ टैलीड हो रहा है, तो वो केसेस में आप वेंडर वाइज रिकंसिलिएशन कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनवॉइस लेवल का रिकंसिलिएशन, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और माइक्रो लेवल पे इनवॉइस टू इनवॉइस हम लोग चेक करते हैं, उसको इनवॉइस लेवल रिकंसिलिएशन बोलते हैं। तो अभी ये रिकंसिलिएशन में हमको डे टू डे लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है, तो ये मैंने कुछ इश्यूज समराइज किए हुए हैं कि हमको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो एक तो इनवॉइस नंबर में कभी कभार मिसमैच होता है कि हमने इनवॉइस नंबर 123/2122 डाला, लेकिन वेंडर ने जब अपलोड किया तो उसने 123/2021-22 डाला। तो अगर हम रिकंसिलिएशन करने बैठते हैं तो मशीन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये आपका दोनों सेम है। तो वैसा अगर कुछ स्लैश डैश का भी कुछ एरर है तो वो आपके रिकंसिलिएशन में वो मिसमैच की तरह शो कर सकता है। फिर GSTN और HQ मिस्टेक, लाइक अगर आपके वेंडर ने कोई गलत GST नंबर डाल दिया, या फिर आपके मल्टीपल एक पैन नंबर के अंदर में आपके मल्टीपल GST नंबर है, गुजरात में भी नंबर है आपका, महाराष्ट्र में भी नंबर है, तो वेंडर ने क्या किया कि गलती से आपके गुजरात की जगह महाराष्ट्र का नंबर डाल दिया, या आपके गुजरात में ही एक से ज्यादा नंबर है, तो वेंडर ने आपका नंबर 1 की जगह नंबर 2 में वो इनवॉइस अपलोड कर दिया। तो अगर आप शायद वेंडर से वो कंफर्मेशन मंगवाओगे, बैलेंस कंफर्मेशन, तो ओवरऑल बेसिस पे तो आपका मैच हो जाएगा, क्योंकि पैन नंबर आपका सेम है तो ओवरऑल वो टैलिड है। लेकिन एक पैन नंबर के अंदर अगर आपके मल्टीपल GST नंबर निकले और आप वो GST नंबर वाइज मैच करने बैठे, तो वहां पे आपको पकड़ में आएगा कि ये सब चीजें मिसमैच हो रही है। फिर इनवॉइस डेट में भी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ वेंडर ने जब आपको इनवॉइस दिया तो उसमें कुछ अलग इनवॉइस डेट थी, लेकिन जब ऑनलाइन अपलोड हुआ तो वो अलग डेट है, तो इसकी वजह से भी वो मिसमैच शो कर सकता है जब आप रिकंसिलिएशन रन करोगे तो। फिर डिफरेंट रिटर्न पीरियड्स में भी क्या होता है कि कोई वेंडर का क्वार्टरली फाइलिंग है, तो जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का फाइलिंग करना था, तो आपने अक्टूबर में वो इनवॉइस आपको मिल गया, लेकिन वेंडर ने वो अपलोड किया है दिसंबर के क्वार्टर एंडिंग में। तो अगर आप सिर्फ अक्टूबर का आपका GST या 2B देखते हो और उसके साथ रिकंसाइल करते हो तो देयर मे बी सम डिफरेंस, बट अगर आप वो क्यूम्युलेटिव बेसिस पे देखोगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे क्वार्टर का मैं कंबाइंड रिकंसिलिएशन करता हूँ तो वो शायद मैच हो जाएगा। फिर कभी कभार ये राउंडिंग ऑफ का भी रहता है कि वेंडर जो इनवॉइस देता है उसमें राउंडिंग ऑफ करके देता है, लेकिन जब भी अपलोड करता है तो वो राउंड ऑफ नहीं करता है, या वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है। तो वो केसेस में भी अगर आपने कोई टॉलरेंस लेवल सेट नहीं किया है कि नियरेस्ट टू 5 रुपीज 10 रुपीज, या अगर नियरेस्ट टू 100 रुपीज तक का भी मुझे अगर वरायंस आता है तो वो इग्नोर करना है। अगर आपने वैसा सेट नहीं किया हुआ है तो वो केस में भी आपका ये एरर शो हो सकता है। तो ये हमने थोड़ी थियरी कर ली, अभी थियरी में इतना मजा नहीं आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकली कैसे रिकंसिलिएशन होता है मैं आपको डायरेक्टली एक्सेल सीट ही शो करता हूँ। ये एक्सेल स्क्रीन विजिबल है केतुल भाई? Yes, 100%. या तो ये मेरा एक सैंपल डेटा है, मेरा खुद का ये सेल्स रजिस्टर है। तो मेरे केस में जैसे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा थ्रू आउट द मंथ की इनवॉइस भी वो अपलोड करता गया गवर्नमेंट के पोर्टल पे, लेकिन आई थिंक किसी का म्यूट नहीं है बीच में आवाज। कर दिया मैंने। या ओके। तो
मेरे अकाउंटेंट ने डे टू डे बेसिस पे इनवॉइसेस भी वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ई इनवॉइस में अपलोड करता गया, लेकिन अभी जब मैं GSTR 1 फाइल करने जा रहा हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि उसने जो जो डे टू डे बेसिस पे चढ़ाए थे इनवॉइस वो सही थे या नहीं, कि उसमें भी कुछ उसने GST नंबर की या इनवॉइस नंबर की कोई गलती कर दी थी। तो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें से मैंने ये पूरा एक रजिस्टर निकाल दिया है। तो अभी मुझे इसमें सारी कॉलम नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ी बहुत कॉलम ही चाहिए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो मुझे रेलेवेंट कॉलम चाहिए मैंने उतनी कॉलम्स ले ली, कि इनवॉइस नंबर मेरे सॉफ्टवेयर में क्या रिकॉर्ड हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या गई है, पार्टी का GST नंबर क्या गया है, वैल्यू क्या गई है, और उसमें GST नंबर अमाउंट कितना गया हुआ है। ये मैंने इतना डेटा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ही, जैसे ये कॉलम है तो GST नंबर वाली ये कॉलम, इनवॉइस नंबर वाली कॉलम, यहाँ से ये टैक्सेबल वैल्यू वाली कॉलम, वैसे ही करके मैंने ये पूरा डेटा जितना मुझे काम का था उतना मैंने यहाँ पे ले लिया है, इनवॉइसेस एज वेल एज क्रेडिट नोट। ये एक शीट मैंने बना ली। अभी दूसरी शीट मैं कौन सी बना रहा हूँ, पोर्टल की। जैसे मैंने ई इनवॉइस मेरे अकाउंटेंट ने डे टू डे बेसिस पे अपलोड किए थे, तो GSTR 1 में एक एक्सेल फाइल जनरेट होती है कि जो जो ऑटो पॉपुलेशन हुआ है फ्रॉम द ई इनवॉइस पोर्टल, तो वो एक एक्सेल शीट में रिपोर्ट आ जाता है। तो वो रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर लिया और वहां से भी मुझे जितना रेलेवेंट कॉलम मुझे चाहिए थी उतनी कॉलम ही मैंने उठा ली है, कि इनवॉइस नंबर, डेट, GST नंबर, टैक्सेबल वैल्यू और GST अमाउंट। तो इसमें जो मेरा रिपोर्ट आया है उसमें सारा सब आगे पीछे हो रखा है, और मेरी बुक्स में ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक। तो अभी मैं क्या करूंगा कि जहां पे बुक्स का डेटा है ये शीट 2 में, वहां पे मैं सामने पोर्टल का डेटा वी लुकअप के थ्रू लेके आऊंगा। जैसे मैं आपको लाइव फॉर्मूला लगा के ही दिखाता हूँ, वी लुकअप। अभी मुझे वी लुकअप कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको ये सेशन में आज सिखाता हूँ, कि वी लुकअप तो मुझे क्या करना है कि ये मेरा बुक्स का डेटा है, तो ये थर्ड जो शीट है पोर्टल वाली, उसमें मेरे बुक्स के कंपैरिजन में कौन सा डेटा गया हुआ है वो मुझे चेक करना है। तो दोनों जगह पे मेरा यूनिक वैल्यू है मेरा इनवॉइस नंबर, क्योंकि GST नंबर कॉमन हो सकता है, क्योंकि एक पार्टी को मैंने थ्रू आउट द मंथ 5 इनवॉइस दिए, तो वो मेरा डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन इनवॉइस नंबर मेरा कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो मैंने दोनों जगह पे इनवॉइस नंबर एक कॉमन वैल्यू रखी हुई है। तो ये इनवॉइस नंबर ये पूरी कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। डॉलर डॉलर मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। अभी ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये मेरी जो सेल रो एंड कॉलम दोनों मेरा फ्रीज हो जाएगा। ये जैसे $A $4 मीन्स मेरा ए जो कॉलम है वो भी फ्रीज रहेगा और 4 नंबर की जो रो है वो भी फ्रीज रहेगी। अगर मैं वापस दूसरी बार इसको F4 करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ए के सामने से डॉलर हट गया है तो मेरा ए फ्रीज नहीं होगा। अगर मैं दूसरे सेल में ले जाता हूँ तो ए का बी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, बट ये मेरा जो रो नंबर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया है। तो जैसे हम वी लुकअप की फॉर्मूला देखते हैं ना, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि वी लुकअप में सबसे पहले वो पूछता है कि लुकअप वैल्यू आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, तो मुझे ये वैल्यू इनवॉइस नंबर ढूंढना है। अभी वो पूछता है कि टेबल एरर है, मीन्स कि आपको कौन से टेबल में से ये वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं इसको टेबल का गाइडेंस दे देता हूँ कि भैया ये जो टेबल है आप इसमें से ढूंढो। ये टेबल 1 2 3 4 5 6 7 इतनी जो कॉलम्स है उसमें से ढूंढना है। मैं इसको भी फ्रीज कर देता हूँ। अभी ये टेबल में से ये कंप्यूटर मुझे पूछ रहा है कि भैया आपको कौन सी कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कौन सी कॉलम आपको ढूंढनी है। तो मुझे ढूंढनी है सबसे पहले इनवॉइस नंबर वाली ही कॉलम, तो मैं करता हूँ 1। और यहाँ पे ऑलवेज आप फॉल्स करो, मीन्स एग्जैक्ट अगर मैच होगा तो ही, अगर आप अप्रोक्सीमेट कर लोगे तो ये अगर थोड़ा बहुत भी इसमें 19-20 का भी डिफरेंस है तो वो मैच कर लेगा। तो अगर ऐसी फॉर्मूला में रखता हूँ तो ये मैच हो जाएगा।
यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला था, कॉमा। मैं वापस से एक बार फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप मुझे इसमें से फर्स्ट ही देखना है, तो फर्स्ट, तो ये जैसे आ गया मेरा यहाँ पर, तो ऐसे सब में ही मैं ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करता हूँ, ये सारा जो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है ना, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। जैसा हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाई, तो मैं ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा दूंगा। और अभी मुझे क्या करना है कि एक नंबर का रिजल्ट तो मैंने ले लिया, अभी मुझे 2 नंबर का चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कर दूंगा, 2। तो मेरे पास अपने आप डेट आ जाएगी। अभी ये क्या हुआ है कि डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में आई है, तो मैं यहाँ पे जाके इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा। तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। वैसे ही करके आप ये भी डेटा ले सकते हो, यहाँ पे आप 3 कर सकते हो। तो वैसे करके पूरा ही डेटा आ जाएगा, जो मेरा रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था। तो आपको ये एक्सरसाइज एक बार यहाँ पर करनी है और एक बार ये पोर्टल वाले में भी करनी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास बुक्स का डेटा है उसको मैं पोर्टल से कंपेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे पोर्टल का जो डेटा है उसको मैं बुक्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सेम फॉर्मूला वी लुकअप वाली लगाई हुई है जो मैंने आपको सिखाई। अभी मेरा रिकंसिलिएशन स्टार्ट होगा। इसमें मैंने डेटा जो भी रेलेवेंट था वो ले लिया। अभी यहाँ पे मेरा जो जो जहाँ जहाँ डिफरेंस होगा वो मुझे दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाई इनवॉइस नंबर में कि ट्रू, वेदर A4 इज इक्वल टू I4। ये मैंने कंप्यूटर से पूछा कि ये जो A4 में भैया जो इनवॉइस नंबर है वो I4 से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि आपका मैच हो रहा है, ट्रू। तो जहां जहां ये मैच हो रहा होगा ना वो आपको ट्रू बताएगा। अगर मैं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल पोर्टल पे ये डेटा गलत गया हुआ है, मैं आपको एक दिखाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ कि ये 23610 ऐसा गलती से बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये मेरा यहाँ पे NA हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे कुछ गलती होगी तो इट विल बी NA, यहाँ पे भी NA हो जाएगा। मीन्स इससे आप चेक कर सकते हो कि जो भी डेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है तो वो भी पोर्टल पे सेम ही गया हुआ है कि उसमें कुछ गलती रह गई है। सेम वे इसमें आपको सब कुछ ही चेक करना है कि इनवॉइस नंबर ट्रू है कि नहीं, डेट प्रॉपर है कि नहीं। अगर अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते टाइम को डेट गलत डाल दी और पोर्टल पे डेट गलत गई है, तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये डेट सेम है या नहीं। सेम वे विद GST नंबर। कभी कभार ये होता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो वेंडर मास्टर होते हैं उसमें कुछ GST नंबर गलत चला गया है, तो आपको ये चीज से पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है कि ये फॉल्स है, तो इसमें आप देखोगे तो ये GST नंबर C5 में जो GST नंबर है और यहाँ पे जो GST नंबर है, ये दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका GST नंबर या तो पोर्टल में गलत गया हुआ है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत गया है। तो ये मुझे कैसे भी करके चेक करना है और ये मुझे क्वेरी रिजोल्व करनी है। इन द सेम मैनर अगर टैक्सेबल वैल्यू या GST अमाउंट में भी कुछ डिफरेंस होगा तो वो आपको बता देगा। अभी ये आपकी बात हुई बुक्स का डेटा विथ पोर्टल। अभी आपको कंपेयर करना है पोर्टल का डेटा विथ बुक्स। इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा, ट्रू फॉल्स जहां जहां होगा वो। तो अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि मैं ये एक्सरसाइज 2 बार क्यों कर रहा हूँ। एक बार बुक्स का तो पोर्टल से कंपेयर कर लिया, तो फिर वापस पोर्टल का मैं बुक्स के साथ कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। तो इसका भी एक रीजन है। कभी कभार क्या होता है कि बुक्स में मेरे पास 100 इनवॉइस है, पोर्टल पे 95 ही गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि बुक्स के 100 इनवॉइस और पोर्टल के 95 इनवॉइस,
तो वो 5 इनवॉइस रिकंसाइल ही नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे वो डिफरेंस दिखेगा कि ये 5 इनवॉइस भैया आपके पोर्टल वाले में नहीं है। और कभी कभार उल्टा होता है कि पोर्टल पे 105 इनवॉइस गए लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 100 ही रिकॉर्ड हुए हैं। 5 इनवॉइस मेरे अकाउंटेंट ने या तो एंट्री नहीं करी थी या वो इनवॉइस डिलीट हो गए थे। तो मैं टू वे रिकंसिलेशन करूंगा तो मुझे दोनों जगह पे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना कम है, कहाँ पे कितना ज्यादा है। तो ये एक मेरा बेसिक था कि अगर आपको सेल्स रिकंसिलेशन करना है तो ये आप कैसे करोगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आईटीसी रिकंसिलेशन। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यस, तो अभी हम आईटीसी रिकंसिलिएशन पे आ जाते हैं एक बार। तो ये आईटीसी रिकंसिलिएशन अगर मुझे मैन्युअली करना है थ्रू एक्सेल तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो परचेस रजिस्टर है वो मैंने यहाँ पे एक शीट कॉपी पेस्ट कर लिया कि उसमें ये सारा डेटा है कि कब कौन सी परचेस हुई, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, कितना उसमें जीएसटी अमाउंट है। फिर दूसरी शीट मैंने क्या ले ली कि पोर्टल पे कितना दिख रहा है जीएसटी या टूबी में ऑनलाइन, तो उतना मैंने इसमें कवर कर लिया। नाउ अगेन आई विल डू द सेम एक्सरसाइज जैसे हमने सेल्स वाले में मैंने आपको जो बेसिक बताया वो सेम एक्सरसाइज हम इसमें भी करेंगे कि ये परचेस रजिस्टर में बहुत सारा डेटा है, मुझे अभी इतना सारा डेटा मैं रिकंसाइल करने बैठूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने जो जो रेलेवेंट कॉलम थी मेरे लिए कि इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर और जीएसटी अमाउंट, जैसे हमने उसमें वो 4-5 कॉलम ली थी, हम सेम वे इसमें भी उतनी ही कॉलम ले लेंगे। तो ये मैंने बुक्स का डेटा यहाँ पे ले लिया है इसमें से कॉपी पेस्ट करके, और सेम वे टू बी में जो डेटा है वो पोर्टल का डेटा मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। अगेन आई विल डू द सेम एक्सरसाइज जहाँ जो मैंने सेल्स वाले में आपको दिखाया कि हम वी लुकअप करके जब बुक्स का डेटा था उसके सामने हम पोर्टल का डेटा कंपैरिजन के थ्रू ला रहे हैं। तो इन द सेम मैनर आईटीसी वाले में भी हम वो सेम एक्सरसाइज ही करेंगे कि वी लुकअप के थ्रू ये बुक्स का डेटा के सामने ये पोर्टल के डेटा वाली जो शीट है इसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है वो मैं यहाँ पर लेके आऊंगा बुक्स में, और पोर्टल का जो डेटा है उसके सामने कंपैरिजन के लिए मैं बुक्स का डेटा लेके आऊंगा। अगेन हम यहाँ पे वी लुकअप का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी लुकअप से क्या होगा कि जो बुक्स का इनवॉइस नंबर है और पोर्टल का इनवॉइस नंबर है वो मैच करेगा। अगर वो सेम होगा तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, अगर वो सेम नहीं होगा तो यहाँ पे NA आ जाएगा। तो अभी मुझे इसमें क्या करना है, बुक्स का डेटा मैंने पोर्टल के साथ कंपेयर कर लिया, वी लुकअप का फॉर्मूला भी लगा दिया। अभी मैं चेक करता जाऊंगा कि इसमें कुछ डिफरेंस है या सब बराबर आ रहा है। जैसे कुछ कुछ राउंडिंग ऑफ का हमारा वो पीपीटी में भी हमने डिस्कशन किया कि राउंडिंग ऑफ का वो कभी कभार डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा रिकंसाइल हो रहा है। अभी मैं आपको एक डेमो ऐसे दिखाता हूँ। जैसे मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एरर यहाँ पे कर दी, मैंने 5,130 की जगह पे 5,310 का टाइपो डाल दिया। तो मैं जब रिकंसिलेशन करने बैठूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा
कि भैया इसमें तो 180 रुपए का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस क्यों है, तो मैं चेक करूंगा। इसमें दो चीज हो सकती है कि या तो मैंने एंट्री गलत करी है या मेरे सप्लायर ने गलत एंट्री करी है। कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, मेरा 5310 उसने जो इनवॉइस दिया है वो प्रॉपर है, लेकिन उसने जो मुझे दिया है वो गलत है। तो आप ये टू वे रिकंसिलेशन करो, क्योंकि बुक्स का डेटा और पोर्टल का डेटा ये वी लुकअप के थ्रू, तो आपका जहां जहां डिफरेंस होगा वो आपको पता चल जाएगा। इन द सेम मैनर अगर इनवॉइस नंबर में भी कुछ कुछ एरर होगी, तो यहाँ पे आपको एन ए दिख रहा है, तो वो आपको चेक करना है कि ये एन ए क्यों दिख रहा है। सेम वे विथ पोर्टल की, पोर्टल का जो डेटा है कि पोर्टल में जो इनवॉइस नंबर गया हुआ है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इनवॉइस नंबर है वो करेक्ट है या नहीं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अगेन यहाँ पर चेंज करता हूँ कुछ, मैंने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये मुझे यहाँ पर मिसमैच शो कर देगा कि आपके में यहाँ पर मिसमैच है। यहाँ पर ये मैंने एक ऑलरेडी रेड हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ पर 3743 है, लेकिन सेम इनवॉइस इसमें 234 है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इनवॉइस नंबर सेम है, लेकिन पार्टी का जीएसटी नंबर भी अलग है। तो एक चीज आपने नोटिस करी, यहाँ पर भी आप देखो, ये सेम इनवॉइस नंबर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो मैच हो रहा है, ये 234 यहाँ पर भी है, 234 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। जनरली क्या होता है कि हम एक्सेल के थ्रू करते हैं ना, तो हमको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में नहीं रहती है। मैंने ये प्रैक्टिकली आपको दिखा सकूँ कि रिकंसिलेशन में ये क्यों क्या क्या इश्यूज आते हैं, इसलिए जानबूझ के एक एग्जांपल रखा हुआ है कि एक्सेल जनरली क्या करता है कि जब भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो वी लुकअप में वो पूरा जो भी डेटाबेस है, हमने उसको जो भी टेबल एरे दिया ना कि ये मेरा टेबल एरे है, कि भैया तुमको ये टेबल में जाके पूरा डेटा सर्च करना है, तो वी लुकअप क्या करता है कि अगर सेम इनवॉइस नंबर 2 या 3 बार होगा ना, तो वो फर्स्ट टाइम जो इनवॉइस नंबर के सामने जो वैल्यू है ना वही आपको शो करेगा। तो ये 1464 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बुक्स वाले में दिखाता हूँ। कंट्रोल F हम करते हैं, 1464। तो एक बार यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे, तो एक बार यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर भी है। तो वो क्या करेगा कि एक ही बार वो कैच करेगा, जो फर्स्ट रिजल्ट आपके पास होगा वही कैच करेगा, और एग्जैक्टली इसी रीजन से हमारा ये मिसमैच आ रहा है। तो अभी जैसे सेल्स वाला हमने किया ना, उस टाइम पे मेरे पास क्या था कि मेरा इनवॉइस नंबर वाज यूनिक, क्योंकि मैं एक का एक सेल इनवॉइस नंबर एक साल में दूसरी बार तो यूज नहीं करने वाला। मैंने अगर 5 नंबर का इनवॉइस दिया तो उसके बाद मैं 6 नंबर का ही दूंगा। 5 नंबर का इनवॉइस में दो पार्टी को साइमल्टेनियस तो देने नहीं वाला। तो परचेस के टाइम पे ये इश्यू हो सकता है कि आपको वेंडर नंबर ए ने भी 5 नंबर का इनवॉइस दिया और वेंडर नंबर बी ने भी 5 नंबर का इनवॉइस दिया, क्योंकि दोनों की सीरीज वो चल रही थी तो उन्होंने दिया। दैट इज नॉट एज रॉन्ग एज पर द लॉ, क्योंकि दो पार्टी की तो अलग अलग इनवॉइस सीरीज हो सकती है। तो अभी ये लैक्यूना को मिटिगेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिक वैल्यू बनाएंगे। जैसे हमने बताया कि एक सप्लायर का एक इनवॉइस नंबर तो यूनिक ही होगा, लेकिन दूसरा सप्लायर है तो वो सेम नंबर दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जीएसटी नंबर और ये इनवॉइस नंबर दोनों को मर्ज करके एक अलग सीरीज हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बुक्स 2 और पोर्टल 2 ये सेम डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर, सप्लायर का जीएसटी नंबर, ये मेरा बुक्स का डेटा है। तो यहाँ पे मैं एक यूनिक वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, ये कॉन्केट नेट करके एक फॉर्मूला जो आती है उसको यूज करके। तो ये फॉर्मूला क्या करती है कि आप दो सेल उसको जो बोलोगे वो सेल को वो मर्ज करती है। तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे कॉन्केट नेट। कॉन्केट नेट अभी वो मुझे पूछता है कि आपको कौन सा डेटा मर्ज चाहिए, तो मुझे सबसे पहले चाहिए जीएसटी नंबर, कॉमा मुझे चाहिए एंड, कॉमा मुझे चाहिए ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो ये मर्ज होके ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो जीएसटी नंबर आ गया, एंड आ गया और इनवॉइस नंबर आ गया। फिर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो सेम सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी, और पूरे में मैं
कंट्रोल V कर देता हूँ। तो ये सब में हर जगह पे आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे ये नहीं था तो ये यहाँ पे ये HIJ कॉलम में हर जगह पे NA आ रहा था बिकॉज ये फॉर्मूला से लिंक था। तो मैं ये सबको कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, एक यूनिक वैल्यू बनाई। भी ये मैंने बुक्स में यूनिक वैल्यू बना ली, मैं पोर्टल में भी सेम चीज करूंगा कि पोर्टल का जो डेटा है वहां पे मैं ये सेम कॉन्केटनेट यूज करके यूनिक वैल्यू बना रहा हूँ। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैंने आपको समझाया कि वंस अगेन मैं रिकैप दे देता हूँ कि ये वाली जो रेड हाईलाइटेड है ये एंट्री में क्या हुआ कि उसने कंप्यूटर ने क्या किया कि 1464 करके दो इनवॉइस नंबर थे, तो उसने फर्स्ट वाले में जो वैल्यू थी ना वही कंसिडर करी। उसने ये नहीं देखा कि भैया ये GST नंबर यहाँ पर अलग है और ये नंबर अलग है, उसने ऐसा नहीं देखा। उसने तो क्या बोला कि आपने मुझे टास्क दिया है कि ये टेबल में से आप ये इनवॉइस नंबर के सामने जो वैल्यू है ढूंढो, तो मैं दूसरे तीसरे के सामने नहीं जाऊंगा, मैं तो जो पहले के सामने जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू मैं लूंगा। तो उसने वो वैल्यू लाके मुझे रिजल्ट दे दिया और वो रिजल्ट मेरा गलत हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं करना है, थोड़ा और डिटेल में मैं जाता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि एक यूनिक वैल्यू बनाई कि GST नंबर और इनवॉइस नंबर दोनों को मर्ज किया। वो मर्ज करके मेरे बुक्स में एक वैल्यू आ गई और सेम वे मेरे पोर्टल में एक वैल्यू आ गई। अभी वंस अगेन मैं बुक्स वाले डेटा पे आता हूँ, तो मैंने यूनिक वैल्यू बना ली। अभी सेम वे हर जगह पे मैंने आपको तीन अलग अलग रिकंसिलेशन बताया। सबसे पहले वो सेल्स वाला और ITC में ये बुक्स वाला सबसे पहले जो बताया वो। तो हर जगह पे मेरी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो सेम है कि मैं पहले बुक्स का डेटा लेता हूँ फिर पोर्टल का डेटा लेता हूँ। इसमें जो जो रेलेवेंट कॉलम है वो मैं फिर से आपको रिकैप दे देता हूँ कि मॉडस ऑपरेंडी इज सेम, कि सबसे पहले आपको बुक्स का डेटा लेना है ये सारी कॉलम्स में, फिर सेम वे आपको पोर्टल का डेटा लेना है ये सारे कॉलम्स में। बुक्स के सामने आपको VLOOKUP मार के पोर्टल का डेटा लाना है और पोर्टल के सामने आपको VLOOKUP मार के बुक्स का डेटा लेना है। ये एक्सरसाइज हो गई VLOOKUP मार के। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगानी है कि वेदर यूनिक वैल्यू जो है वो इसमें बुक्स वाले में और पोर्टल वाले में सेम है या नहीं। अगर सेम होगी तो ट्रू आएगा, सेम नहीं होगी तो NA आएगा, मीन्स मेरे डेटाबेस में ये वैल्यू नहीं है, कंप्यूटर मुझे ऐसा बोल रहा है। फिर अगर GST का अमाउंट सही होगा तो वो 00 दिखाएगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला डाला है कि बुक्स में कितना अमाउंट है, तो बुक्स में 234 है और पोर्टल वाले में भी 234 है, तो वो सेम आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1350 की जगह 13500 होता, एक जीरो मैंने ज्यादा डाल दिया होता तो वो मेरे में एरर शो करता। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये वाला जो इनवॉइस नंबर है वो मेरे पोर्टल में कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मीन्स वेंडर ने वो अपलोड ही नहीं किया है, तो ये मेरे में NA आ रहा है। अगर ये वाले इनवॉइस में मैंने 29 की जगह 59 डाल दिया होता, टाइपिंग एरर मेरा हो गया होता। तो ये मैं रिकंसिलेशन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पोर्टल मेरा जो रिकंसिलेशन है वो मुझे एरर शो करेगा कि इतना आपके में डिफरेंस है भैया, ये आप चेक करो। इन द सेम मैनर अगर पोर्टल में कुछ अलग डेटा गया हुआ और मेरे बुक्स में अलग है तो ये मुझे यहाँ पे रेड हाईलाइट कर देगा या वो एरर शो कर देगा कि इतना आपके में डिफरेंस है, तो भैया आप ये चेक करो। अभी ये हो गई मैन्युअल प्रोसेस। इसमें एक और कैच है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वेंडर्स के मल्टीपल इनवॉइसेस भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, जैसे ये एक डेटा आप देख लो GSTR 2B जो ऑटो पॉपुलेटेड है। तो इसमें क्या है कि एक वेंडर का 170 नंबर का इनवॉइस है, उसमें उसने एक ही इनवॉइस में दो रेट के अलग अलग सप्लाईज दिए हुए कि एक 12% वाली भी कुछ आइटम है और 18% वाली भी आइटम है। तो अगर मैं VLOOKUP डायरेक्टली करूंगा ये वाले में तो पोर्टल क्या करेगा, मेरा रिकंसिलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या करेगा कि जो आपका फर्स्ट वैल्यू है उतना ही उठाएगा। लेकिन मुझे तो चाहिए कि भैया 170 नंबर में तो दो वैल्यू है, तो इसको मैं कैसे मिटिगेट करूं। तो इसके लिए वी कैन यूज पाइवोट टेबल। अब में से बहुत सारे लोगों को आई थिंक पाइवोट टेबल आता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा, तो मैं वो पाइवोट टेबल भी आपको सिखा देता हूँ। तो पाइवोट टेबल बेसिकली क्या करता है कि पहले वो मुझे उसको देना पड़ता है कि आपको कौन सा डेटाबेस चाहिए।
तो पाइवोट टेबल बेसिकली एक्सेल की दुनिया में एक ऐसा मैजिक है कि आप कोई भी डेटाबेस में से कुछ भी अगर आपको एनालाइज करना है तो वो इजीली आप कर पाओ, उसके लिए एक ये शॉर्टकट है। तो ये मैंने एक, मुझे कौन सा डेटा एनालाइज करना है वो मैंने एक रेंज सिलेक्ट कर ली। अभी मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पाइवोट टेबल। तो ये मुझे पूछेगा कि भैया आपको इतना ही डेटा चाहिए, तो मैं बोलूंगा यस इतना ही चाहिए। अभी इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपका कोई भी सेल ना मर्ज ना हो, और एक मिनट, इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आपका कोई भी सेल या कोई भी रॉ कॉलम मर्ज ना हो, और आप जो हेडर्स दे रहे हो वो हेडर्स कोई भी ब्लैंक ना हो। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा ना तो ये मुझे प्रॉपरली रिजल्ट नहीं देगा। तो मुझे इंश्योर करना है कि सारे में टाइटल प्रॉपरली दिए हुए। तो ये मैंने पाइवोट टेबल ले लिया। अभी मुझे क्या चाहिए इसमें कि मुझे ये फॉर्मेट में डेटा चाहिए कि सबसे पहले इनवॉइस नंबर आना चाहिए, जीएसटी नंबर आना चाहिए, ये सारा डेटा आना चाहिए। और मुझे साइमल्टेनियसली इंश्योर करना है कि ऐसे जो पर्टिकुलर केसेस हो कि जिसमें एक ही इनवॉइस नंबर में मल्टीपल रेट है, तो मुझे उसमें टोटलिटी में पूरा डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरी सबसे पहली फील्ड थी इनवॉइस नंबर, तो मैं रो लेबल्स में इनवॉइस नंबर ले लूंगा। ये मेरा आ गया इनवॉइस नंबर इसमें। ये सबसे पहले मेरा इनवॉइस नंबर आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए जीएसटी नंबर, तो मैं जीएसटी नंबर ले लूंगा। फिर मुझे चाहिए कि कितना मेरा जीएसटी लगा हुआ है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन मिहिर इसमें तो मेरे में तो ये बाजू में बी कॉलम में आ रहा था जीएसटी नंबर, ये इधर क्यों आ रहा है? तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट। मुझे ये चेंज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा कि शो इन टेब्यूलर फॉर्म में कर दूंगा। तो ये मेरा जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अभी कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक जीएसटी नंबर है और एक जीएसटी नंबर में 5 इनवॉइस हैं। तो अभी ये डेटा तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये नीचे के जो सेल है वो ब्लैंक ही रहेंगे, तो मुझे तो ये सेल भी फिलअप करना है। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। तो अगर मैं ये यूज करूंगा तो यहाँ पे जितने जितने ब्लैंक थे वहां पे भी ये जीएसटी नंबर आ जाएगा। और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो डू नॉट रिपीट आप कर सकते हो। तो ये एक चीज हो सकती है। अभी वंस अगेन बैक टू अवर रिपोर्ट कि मुझे सबसे पहले चाहिए इनवॉइस नंबर, फिर चाहिए मुझे जीएसटी नंबर, जो मेरे केस में यहाँ पर आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं डिजाइन में गया, मैंने रिपोर्ट लेआउट में कर दिया कि शो इन टेब्यूलर फॉर्म, तो ये जीएसटी नंबर बाजू की कॉलम में आ गया। अभी ऑलवेज इंश्योर कि कभी कभी कभार क्या हो सकता है कि एक इनवॉइस नंबर में मल्टीपल जीएसटी नंबर हो सकते हैं। तो रिपीट ऑल आइटम लेबल्स ये चीज आप कर दो। अभी आप ऐसा डेटा तो कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, तो ये टोटल वाले ना जितने भी दिख रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो भी मैं एक सिलेक्ट करके तो इसको रिमूव नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिजाइन में ही अगेन सब टोटल में कि डू नॉट शो सब टोटल, मुझे भैया सब टोटल नहीं चाहिए। तो ये मेरा डेटा रेडी हो गया। तो अभी ये डेटा को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया था, ये मैंने आपको एग्जांपल में समझाने के लिए कि अगर कभी ऐसा आपका हो सकता है कि मल्टीपल एक इनवॉइस के अंदर रेट है 5, 12, 18, 28, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे रेट्स हैं, तो आप ऐसे ये पाइवोट टेबल का यूज करके वो आपके डेटा को मर्ज कर सकते हो। मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। जैसे ये 170 नंबर का इनवॉइस है, तो हमने जैसे ये अलग अलग दिख रहा है ये 2 रो में, यहाँ पे 494 की भी जीएसटी और 142 की भी जीएसटी है, टोटल अपना 637 है। तो मैंने पाइवोट टेबल यूज किया ना, तो उससे क्या होगा, 170 नंबर का ये रहा, तो ये देखो मुझे टोटल में दिखा रहा है 637।
अगर मैं डायरेक्टली ये रॉ डेटा जो जीएसटी या 2B का है उसको कॉपी पेस्ट करता और फिर रिकंसिलेशन करता ना, तो वो मुझे जो फर्स्ट वैल्यू है ना 494 वाली, उसी के साथ रिकंसिलेशन करता और फिर मेरा डिफरेंस आता कि नहीं आपका डेटा और पोर्टल का डेटा मैच नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को मिटिगेट करने के लिए मैंने ये पाइवट टेबल का यूज कर लिया। अभी जैसे ये हो गया कि बेसिक आप एवरी मंथ आप अगर इतने ही कॉलम्स लेते हो तो आपका रूटीन जो टास्क है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे एकदम इन डेप्थ रिकंसिलेशन करना है कि ये 4-5 कॉलम ही नहीं, मुझे तो सारा ही चेक करना है कि अगर किसी में सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज में मैंने नो किया था बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकिन किसी ने यस किया है, तो वो कॉलम भी आप ऐड कर सकते हो। फिर ये एकदम कस्टमाइजेबल रिपोर्ट है कि आप इसमें जितनी कॉलम चाहे वो यहाँ पे ऐड कर दो और पोर्टल वाले में भी उतनी सेम कॉलम आप ऐड कर दो, तो आपका 2 वे रिकंसिलिएशन हो सकता है। फिर बेस्ड ऑन योर डिजायर कि आपको कौन सी कॉलम ऐड करनी है। आपको अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऐड करना है कि ये इनवॉइस टाइप रेगुलर है या दूसरा कुछ अलग उसका टाइप है, तो वो भी आप ऐड कर। अगर आपको रेट ऑफ जीएसटी चेक करना है कि आपके अकाउंटेंट ने कुछ गलती तो नहीं कर दी या पोर्टल पे सामने वाले वेंडर ने कुछ गलती तो नहीं कर दी, तो वो भी आपको अगर चेक करना है तो आप बाय दिस वे उतनी उतनी कॉलम ऐड करके आप रिकंसिलिएशन कर सकते हो। तो ये तो मुझे लगा कि चलो अगर मेरा छोटा मोटा डेटा है, अगर 50-100 लाइन आइटम है तो मैं चलो इसको इजीली मैनेज कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे करना है कि एन्युअली पूरे साल का बहुत बल्कि डेटा हो जाता है और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है, तो फिर मैं कैसे करूंगा? अगर इतना मैं करने बैठूंगा तो एक क्लाइंट में मेरा मिनिमम हाफ एन आवर जाएगा। तो मैं कैसे इसको इजीली और सिमलेसली कर पाऊँ? प्लस अभी ऐसा हो गया है कि आपको ये एक्सरसाइज डे टू डे बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है कि मंथली एक बार आपने कर दिया तो चल जाएगा, आपको एवरी मंथ ये करना है। कभी कभार कोई वेंडर ने लेट फाइल किया है कि नहीं किया है, वो चेक करने के लिए आपको मिड ऑफ द मंथ में भी एक्सरसाइज करनी है। तो डे टू डे बेसिस में इसको चेक करने के लिए मुझे ये लगता है कि ये जो मैंने एक्सेल वाला आपको बताया दैट इज यूजफुल अगर आप वंस इन अ वाइल आपको करना है तो। लेकिन अगर आपको ऑटोमेशन के थ्रू आप करते हो कि पूरा आपको रिलैक्स बैठना है कि जितना पोर्टल पे अपलोड होता है और जितने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होती है, तो रिलैक्स मोड में आपको जाना है कि पोर्टल का डेटा भी वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, मेरे बुक्स का डेटा भी ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। मुझे सिर्फ चाहिए कि कितने लोगों ने फाइल नहीं किया है और कितनी गलत एंट्रियां हो रखी है। सिर्फ मुझे मेरे डैशबोर्ड पे उतना ही रिपोर्ट चाहिए। तो वो ऑटोमेशन के थ्रू कैसे हो सकता है, तो मेरी आईटी टीम अभी मैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा सिस्टम ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है। सो आई एम नाउ हैंडिंग ओवर फॉर ऑटोमेशन टू माय। कर देना सो मेरा Hello, very good evening, everyone. My name is Rahul Bhatt. I am handling all these automation related tasks. So, मीर भाई ने काफ़ी अच्छे से आपको एलिब्रेट किया है कि ITC रिकंसिलिएशन क्यों ज़रूरी है और उसको डिटेल में भी कैसे ITC रिकंसिलिएशन करना है, वो पूरी प्रोसेस भी आपको एलिब्रेट की हुई है। नाउ द थिंग इज, आपने देखा होगा और काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये पूरी प्रोसेस अगर आपको रिकंसिलिएशन करना है, एंड नाउ द गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग ऑल दिस टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस। सो ये आपको डे टू डे बेसिस पे पूरा ये टास्क टेकअप करना रहेगा। सो ऑन एन एवरेज आपका एक एम्प्लॉय डेली बेसिस पे यहाँ पे उसको यही वर्क अलॉट किया जाएगा एंड उसको पूरा यही रिकंसिलिएशन का टास्क ही हैंडल करना रहेगा अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें। सो टू स्ट्रीमलाइन ऑल दिस प्रोसेसेस हमने एक ऑटोमेशन टूल डेवलप किया है
जहाँ पे सिर्फ आपका मैनुअल इंटरवेंशन वही रहेगा, सिर्फ आपको आईटीसी की आपकी जो भी परचेज रजिस्टर होगा आपका, वही हमारे पोर्टल पे अपलोड करना रहता है। बाकी की पूरी प्रोसेस जो है ये हमारा ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट वैलिडेशन आईटीसी बॉट। बाकी की पूरी प्रोसेस बॉट विल ऑटोमेटिकली डू एंड गिव यू एन एक्सेल बेस्ड आउटपुट रिपोर्ट। सो मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा किस तरह से आपको ये ऑटोमेटेड के थ्रू आप आईटीसी रिकंसिलिएशन कर सकते हो। आपको आपका परचेज रजिस्टर कौन से फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर यू द आवर just a second. ओके, सो आपको ये जो एक्सेल दिख रही है अभी स्क्रीन पर, वी हैव प्रिपेयर वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द परचेज रजिस्टर। यहाँ पे आपका जो भी परचेज रजिस्टर रहेगा आपको यही फॉर्म में एक डेवलप करना है। आपके मतलब मेनली ये जो कॉलम नेम है, मंथ, वेंडर नेम, वो ही आपका फ्रीज रहेगा। आप कॉलम की सीक्वेंस है वो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली आपकी ईआरपी से जो भी रिपोर्ट डेवलप होता है उसके बेसिस पर। बट ये जो डेटा है और उसकी हेडिंग है दैट शुड बी फ्रीज। सो आपका मैनुअल पार्ट यही रहेगा कि आपका जो भी परचेज रजिस्टर है वो आपको ये फॉर्म में डेवलप करना रहता है। ठीक है, अगर यूजर की रिक्वायरमेंट है तो वी कैन ऑल्सो कस्टमाइज दिस इनपुट फॉर्मेट ऑल्सो। Now I will take you all through our Botstore portal, जहाँ पे हमारा एक क्लाउड बेस्ड सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आपको हमारे ये सारे जो भी हम बॉट डेवलप करते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो आप अभी देख सकते हो दिस इज आवर बॉटस्टोर पोर्टल। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। वंस यू लॉग इन टू अवर पोर्टल, आपको यहाँ पे हमने जो भी बॉट डेवलप किया है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। वंस यू क्लिक ऑन द जीएसटी टैब, आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा क्लाइंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी जीएसटी नंबर के रिकंसिलिएशन करते हैं वन टाइम आपको यहाँ पे वो जीएसटी पर्टिकुलर ऐड करना रहेगा, और वो जो जीएसटी नंबर पे आपका मोबाइल ऑथोराइज मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। सो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सपोज आपकी कंपनी में 5 जीएसटी नंबर है तो 5 जीएसटी नंबर का आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। एंड एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ पर्टिकुलर जीएसटी नंबर आपको रन रिकंसिलिएशन पे क्लिक करना है। ओके, सो वंस यू क्लिक ऑन द रन रिकंसिलिएशन, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको रिकंसिलिएशन कौन सी फाइल से करना है, वेदर यू वांट टू रिकंसिल विद द 2A डेटा और 2B डेटा। करंटली आई एम सिलेक्टिंग 2B डेटा, एंड ऑलरेडी अगर आपने कोई 2A या 2B फाइल डाउनलोड की है तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइल। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर पीरियड, आपको कौन सी पीरियड के लिए रिकंसिलिएशन प्रोसेस करनी है। सो यू कैन सिलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको पर्टिकुलर पूरे साल का रिकंसिलिएशन करना है तब उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट पर्टिकुलर डायनामिक डेट तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन वो है कि आपकी जो भी डायनामिक डेट रहेगी दैट शुड बी विद इन 24 मंथ्स। अब उससे ज्यादा का पीरियड सिलेक्ट नहीं कर सकोगे। सो एज ऑफ नाउ आई एम सिलेक्टिंग डायनामिक ऑप्शन। ओके, आप जैसे फैच डेटा पे क्लिक करोगे बॉट विल ऑटोमेटिकली मूव टू द जीएसटी पोर्टल, एंड आपने जो भी जीएसटी नंबर सिलेक्ट किया होगा उसकी 2B फाइल या 2A फाइल आपने जो भी सिलेक्ट किया होगी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो करेगा योर 2B फाइल हैज बीन कलेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है,
सो विद इन अ मिनट ऑफ टाइम आपकी 2B फाइल डाउनलोड हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आपको सिर्फ आपका जो भी परचेज रजिस्टर है जो मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप जो भी जीएसटी नंबर के लिए रिकवर कर रहे हो वो जीएसटी नंबर सिलेक्ट करो। फिर आपको यहाँ पे रिकंसिलेशन का ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन से रिकंसिलेशन करना है, आईटीसी रिकंसिलेशन एंड प्री पेमेंट आईटीसी वैलिडेशन। सो व्हाट इज प्री पेमेंट आईटीसी वैलिडेशन? अगर आपको किसी वेंडर का पेमेंट क्लियर करना हो, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर वेंडर हैज कंप्लाइड विद ऑल द जीएसटी रिलेटेड प्रोविजंस, उसने रिटर्न फाइल किया हुआ है या नहीं है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आई एम सिलेक्टिंग द आईटीसी रिकंसिलेशन टू। फर्दर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको 2 वे रिकंसिलेशन करना है, 1 वे रिकंसिलेशन करना है विद द बुक्स और 2 वे और 2 वे विद बुक्स। तो आपको यहाँ पे एक एडिशनल फीचर जो है 2 वे रिकंसिलेशन का वो यहाँ पे अवेलेबल है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस लिमिट। यहाँ पे एवरी इनवॉइस, ईच एंड एवरी इनवॉइस में आपको कितनी टॉलरेंस लिमिट सेट करनी है, 10 रुपीज, 5 रुपीज, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो अगर कुछ भी डिफरेंस विद इन दिस टॉलरेंस लिमिट होगा तो वो आपको मैच कैटेगरी में शो करेगा। So I am entering 10 rupees as a tolerance limit for each and every invoices. And if you यहाँ पे next option जो है vendor summary tolerance limit, मतलब आपने जो भी particular period select किया हुआ है और वो period में जो भी आपका vendor है उसके सारे invoice का total, उसमें अगर आपको कुछ भी tolerance limit set करना हो तो वो आप यहाँ पे set कर सकते हो। Now the most important and unique feature, that is email feature. If you selecting yes here, तो आपको जो भी एट द एंड ऑफ रन आपको जो भी आउटपुट फाइल मिलेगा उसमें जितने भी मिसमैच डेटा होंगे वो सारे वेंडर को, अगर आपने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया होगा एंड आपने ईमेल सारे वेंडर्स की प्रोवाइड की होगी, तो जैसे आपका आउटपुट यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है, एंड जो पार्टी का जो वेंडर के मिसमैच आ रहे हैं, कंप्लेंट्स प्रॉपर्ली नहीं किए, वो सारे पार्टी को एक ऑटोमेटेड ईमेल, आपका कस्टमाइज मेल ऑटोमेटिकली शूट हो जाएगा और वो मेल में एक टेबल फॉर्म होगा कि आपकी इतनी इनवॉइस में मिसमैच है एंड उसमें क्या रीजन है, वो उसके साथ एक कस्टमाइज मेल ऑटोमेटिकली सारे वेंडर्स को शूट हो जाएगा। सो करंटली आई एम सिलेक्टिंग नो हियर। द नेक्स्ट ऑप्शन इज टाइप ऑफ रिकंसिलेशन। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओनली परफॉर्म वेंडर इनवॉइस रिकंसिलेशन एंड नेक्स्ट वन इज परफॉर्म बोथ वेंडर इनवॉइस एंड स्टॉक ट्रांसफर। अगर आपका कोई स्टॉक ट्रांसफर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और उसको भी आपको रिकमेंड कंसिडर करना हो तो यू कैन सिलेक्ट दैट ऑप्शन एज वेल। ओके, सो ये डिटेल्स आपने फैच करी है। जैसे आप सिलेक्ट सबमिट बटन पर क्लिक करो, विद इन अ मिनट ऑफ टाइम आपको आपके जो भी परचेस रजिस्टर है एंड 2A बेसिस और 2B जो आपने जो भी सिलेक्ट किया हो उसके बेसिस पे आपको एक आउटपुट फाइल मिल जाएगा। आप देख सकते हो विद इन अ मिनट आपको ये पूरा आउटपुट फाइल मिल गई है। वंस यू क्लिक ऑन दिस आउटपुट फाइल, वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी पूरी आउटपुट फाइल। Okay, so in this way, in color totally color coded form आपको एक पूरी आउटपुट फाइल मिल जाएगी। आप देख सकते हो हमने जैसे कि 2A रिकंसिलेशन सिलेक्ट किया हुआ था, तो आपको यहाँ पे 3 टैब एक्सेल शीट की मिल जाएगी। परचेस रजिस्टर, जिसमें आपके परचेस रजिस्टर के डेटा 2B के साथ जो भी रिकंसिलेशन होगा उसके सारे रिजल्ट यहाँ पे होंगे। इन 2B के डेटा को अब हम रिकंसाइल करेंगे परचेस रजिस्टर के डेटा के साथ। एंड लास्ट जो है वो वेंडर समरी है, टोटल के पर्टिकुलर पीरियड में आपके सारे वेंडर का टोटल एज पर बुक कितनी वैल्यू आ रही है, एज पर 2A कितनी वैल्यू आ रही है एंड डिफरेंसेस जो भी है और कौन से रीजन से वो डिफरेंस है, वो पूरा एक समरी यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। नाउ मैं आपको ये पूरी आउटपुट फाइल जो है परचेज रजिस्टर, उसमें आपको मैं करता हूँ पूरा एलेबोरेट करता हूँ कि किस तरह से आउटपुट ये हमारा रिकंसिलेशन टेकअप होता है। सो ये पूरा रिकंसिलेशन है। आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा कि क्या क्या रीजन है रिकंसिलेशन में। सो अंडर द स्टेटस कॉलम आपको सारे जो भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी इनवॉइसेस है, उसमें क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या कैटेगरी है कि आईटीसी बुक्स में ज्यादा है या 2A में ज्यादा है, 2B में ज्यादा है, उस हिसाब से आपको पूरा कैटेगराइज कर दिया जाएगा, उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 रिजल्ट मुझे मिले हैं मेरे परचेज रजिस्टर में।
ITC is higher in 2A, ITC is matching in 2A and not found in 2A. So आपको वो ये सारे रिजल्ट कलर कोडेड फॉर्म में, मतलब जो भी मिसमैच डेटा है जो 2A में नहीं है बट परचेज रजिस्टर में है वैसे डेटा, या फिर कोई किसी में 2B में या 2A में ITC कम क्लेम की हुई है, तो वो सारे डेटा आपको रेड कलर में यहाँ पे कैटेगराइज होंगे। एंड जो भी पर्टिकुलर परफेक्टली मैच डेटा है वो सब सारे डेटा आपको ग्रीन कोडेड कलर कोडेड में मिल जाएंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे हम रिकंसिलेशन जो कर रहे हैं वो टोटल 8 पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ हमारा पूरा रिकंसिलेशन होता है। वी आर नॉट जस्ट रिकंसाइलिंग द GST नंबर एंड इनवॉइस नंबर, बट उसके साथ हम पान नंबर एंड अलग अलग कैटेगरी है उसके बेसिस पे हमारा पूरा रिकंसिलेशन प्रोसेस होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग टेक्निक मिलेगी कि आपके जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो कौन सी टेक्निक से मैच या मिसमैच हुआ है, वो टेक्निक भी आपको यहाँ पे शो करेगी। आप देख सकते हो पहली टेक्निक है GST नंबर प्लस इनवॉइस नंबर एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाइक। दैट मीन्स यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर जो होगा ये कैटेगरी में क्या होगा कि आपका इनवॉइस नंबर जो 2A में है एंड और आपके परचेज रजिस्टर में है, वो दोनों में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, स्पेस है, वो सबको रिमूव करके फिर जो भी सिर्फ अल्फाबेटिकल एंड जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके अकाउंटेंट में कुछ उसको जो इनवॉइस मिलती है उसमें डैश होगा, बट आपके अकाउंटेंट ने उसमें अंडरस्कोर टाइप किया होगा या फिर कहीं पे एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस इंसर्ट की होगी, तो वो सब के बेसिस पे कभी कभी आप अगर जो डायरेक्टली एक्सेल बेस पे रिकंसिलेशन करोगे तो आपको वो मिसमैच कैटेगरी में शो करेगा। तो हमने ये सारे जो भी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो उसको रिमूव करके फिर सिर्फ ओनली जो अल्फाबेट होते हैं और न्यूमेरिक्स होते हैं उसको हमने कंपेयर करवाया है। तो उस हिसाब से अगर वो मैच हो रहे हैं पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर एंड GST नंबर, तो उसको वो टेक्निक पे आपको शो करेगा और मैच कैटेगरी में दिखाएगा। नेक्स्ट वन इज GST एंड फजी। कभी कभी क्या होता है कि इनवॉइस नंबर में कोई एक आध डिजिट मिसमैच होता है, तो वो हमने यहाँ पे फजी फंक्शन यूज किया है, जिसके बेसिस पे अगर आपका GST नंबर प्रॉपरली मैच है बट इनवॉइस नंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, सिंगल कैरेक्टर का कुछ डिफरेंस है, 1 की जगह पे I लिखा होगा, ऐसा कुछ भी इश्यूज है, तो वो भी आपको मैच कैटेगरी में शो करेगा। बट मेन थिंग आपको वो टेक्निक में शो कर देगा कि वो कौन सी टेक्निक से हमारा ये मैच या मिसमैच ट्रांजेक्शन हुआ है। 2A में क्या आपकी वैल्यू है और उसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसके साथ पूरा ये कलर कोडेड में आपको आउटपुट मिल जाएगा विद इन मिनट ऑफ टाइम। आप उसको 2B में भी देख सकते हो कि 2B में कौन कौन से डेटा है और उसको बुक से साथ उन्हें रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो क्या क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। नाउ इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस, तो उसके लिए अगर सपोज मुझे ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना है कि ये सही है 2A में प्रॉपरली आया है कि नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर शो करेगा, 2A इंडेक्स नंबर, दिस इज 199। सो आपको 2B या 2A आपने जो भी डाउनलोड किया होगा वहां से आपको 199 आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो मेरा मैच कैटेगरी में है। तो इस हिसाब से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो सारे ट्रांजेक्शन को कि ये प्रॉपरली 2A में मैच है या नहीं है, इस हिसाब। एंड द लास्ट वन इज समरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे आपके जो भी आपका रिकंसिलिएशन पीरियड है उसका पूरा एग्रीगेट वैल्यू में कितनी वैल्यू एज पर बुक्स क्या वैल्यू है, एज पर 2A क्या वैल्यू है और उसमें डिफरेंस है और कौन से रीजन से डिफरेंस है, वो पूरा यहाँ पे समरी आपको एक प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो यू कैन हैव क्विक लुक ऑन ऑल दिस ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे अगर आपको कुछ मिसमैच मिल रहा है तो डायरेक्टली आप उसका रेफरेंस यहाँ पे परचेज और 2B में देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने यहाँ पे एक एडिशनल फीचर भी यहाँ पे डेवलप किया है, दैट इज मिसमैच डेटा। अभी आपने अगर कुछ आपने रन किया है, रेको किया है और उसमें आपको सपोज 50 पार्टीज जो है वो मिसमैच कैटेगरी में है, तो क्या होगा कि आपको सारे जो भी मैच कैटेगरी है उसको डिलीट लगाओ और मिसमैच कैटेगरी है सिर्फ उसकी एक एक्सेल मेंटेन मैन्युअली करनी रहती है। यहाँ पे क्या होगा कि मिसमैच डेटा में जितने भी आपके मिसमैच होंगे, लास्ट रन आपने जो भी किया होगा और उसमें जो भी मिसमैच डेटा होंगे सिर्फ उसकी एक एक्सेल सेपरेटली मेंशन हम यहाँ पे डेवलप स्टोर करवा रहे हैं। अब जैसे डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ उतने ही ट्रांजेक्शन मिलेंगे जो मिसमैच कैटेगरी में थे। सो अगर आपको ऐसे कोई पार्टी है जिसका क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता हो तो नेक्स्ट उसका जो भी पीरियड ड्यू होगा वो पीरियड में आप अगर ये एक्सेल अपलोड करोगे और 2B के साथ रिकंसाइल करोगे तो आपको ये उसमें भी रिकंसिलिएशन पूरा मिल जाएगा।
कि कौन कौन से मैच थे। जैसे हमने देखा था कि परचेज एडजस्ट में सिर्फ हमारी 4 ही पार्टी जो थी वो मिसमैच में थी, तो आपके यहाँ पे सिर्फ मिसमैच ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में आप इसको यही एक्सेल फाइल को एज ए इनपुट अपलोड करोगे एंड पर्टिकुलर 2A या 2B फाइल आप डाउनलोड करके उसको रिकॉर्ड करोगे, तो ये 4 ट्रांजेक्शन में कौन कौन से रिकंसाइल हुए हैं नहीं हुए उसमें आपको रिजल्ट कलर कोड के साथ मिल जाएगा। सो जस्ट सिंप्लीफाइंग थिंग, ये आपके नेक्स्ट टर्न के लिए इनपुट फाइल बन जाएगी। सो आपको मैन्युअली कोई मिसमैच डेटा का स्टोरेज करना या उसको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके उसको अलग से सेपरेट एक्सेल में मेंटेन करो, वो टास्क भी यहाँ पे आपका रिमूव हो जाएगा। सो विद दिस सॉफ्टवेयर आप विद इन अ मिनट ऑफ टाइम आपका पूरा रिकंसिलिएशन प्रोसेस आप डन कर सकते हो एंड यू कैन गिव योर मेजर टाइम इन रिजोल्यूशन ऑफ दिस ऑल द मिसमैच एंट्रीज रेदर देन ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट। एंड आपके ये जो भी आउटपुट फाइल होगी वो हमारे यहाँ पे पोर्टल पे स्टोर रहेगी। आप एनी टाइम फ्यूचर में भी अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डाउनलोड करनी हो कि जनवरी मंथ की फाइल अगर आपके सिस्टम में से मिसप्लेस हो चुकी हो, तो आप वो प्रीवियस फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो इन दिस वे आपका पूरा जो भी रिकंसिलेशन प्रोसेस है वो ऑटोमेट थ्रू आपको एक विद इन मिनट ऑफ टाइम आपको कलर कोडेड एक्सेल बेस्ड आउटपुट मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये पूरी जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो आपको क्लियर हुई होगी। Thank you, sir. Now- Thank you for sharing. We'll take just couple of questions and we'll wrap up Yes. the session. Now I'm handing over to Mihir Bhai, and we will take up the question answers round. Okay. Thank you. और भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकता है, चैट बॉक्स के अंदर, या फिर माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन विशाल जी ने पूछा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जीएसटी के लिए, कौन सा रिकमेंड आप करते हो जीएसटी के लिए? सी पर्टिकुलरली ना मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मैं किसी कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मोर और लेस सब में फीचर्स है कि आप 1, 3B, 2A जो आपका डे टू डे एक्टिविटी है वो आप कर सकते हो। कुछ में रिपोर्ट प्लस माइनस रहेंगे कि आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो वो इस ये सॉफ्टवेयर में, दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं है। बट जो अभी मेरे कलीग राहुल ने दिखाया तो वो क्यों बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंशिएट है, मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा कि ये जो कस्टमाइज्ड डेवलप्ड ये जो टूल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैचअप करता है कि जैसे हमने एक्सेल में देखा कि सिर्फ वो जीएसटी नंबर या इनवॉइस नंबर के बेसिस पे वो मैच कर रहा था, तो इसमें वैसा नहीं है कि उन्होंने जैसे बताया कि 8 अलग अलग पैरामीटर है, तो आपका एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, वैसे 8 में से कोई भी अगर पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी वो मैच कर लेगा और वो भी पूरा ऑटोमेशन के थ्रू होगा। तो अगर मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप 2A रिकंसिलिएशन के लिए सोच रहे हैं तो दिस सॉफ्टवेयर विल सर्व यू बेटर। ओके, तो काफी लोग, हम लोग जब अकाउंटेंट से बात करते हैं तो काफी लोग मैनुअल प्रोसेस करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि मैनुअल डेटा मैच करते हैं, तो वहाँ पे मतलब कितना रिस्क है डेटा मतलब डिटेक्ट ना होने का, तो वो थोड़ा उसके बारे में अगर इफ यू कैन गाइड। मैं जस्ट एक कंपैरिजन देना चाहूंगा कि मैंने पूरा जो मैन्युअल रिकंसिलिएशन बताया तो उसमें शायद 40-45 मिनट्स लगे, और मेरे कलीग राहुल ने जो पूरा ऑटोमेशन का दिखाया उसमें तो 15 मिनट ही लगे, वो भी आपको समझाते समझाते। अगर उसको खुद से ही करना होता तो वो 2-5 मिनट में ही ये पूरा कर लेता, और दैट टू विथ 100% एक्यूरेसी। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपका छोटा डेटा है, इतना बल्कि नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ एक्सेल। बट अगर आपका बल्कि डेटा है तो आपको कुछ ना कुछ ऑटोमेशन या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना चाहिए, तो उससे ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा और आप अश्योरेंस के साथ वो रिजल्ट किसी को भी शेयर कर पाओ। Okay, I think we should wrap up the session as time is exceeding. We will be sharing the recording of this particular session in the group only. And again, if you have any questions, अगर आपको अभी भी कोई question है तो आप हमको ग्रुप में डाल सकते हैं, हम स्पीकर के थ्रू आपको उसका रिवर्ट करा देंगे। सीमा जी हेलो। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं, मिहिर जी सॉरी। आपने जो हेलो। बोर्ड बताया ना उसके बारे में पूछ रहे हैं। यस, या इज इट चार्जेबल?
Yes, it is chargeable. It depends upon your bulkiness of data and everything that we need to look into, and then we can decide the price. ओके हेलो जी जी कौन बोल रहे हैं સર વિરલ પરમાર બોલું છું जी 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 सर बताइए સર આમાં તમે કીધું કે જે પાર્ટીના ડેટા મિસમેચ છે 2A અને બુક્સમાં તો એ ડેટાને આપણે મેલ કરવા હોય તો પર્ટિક્યુલર અલગ અલગ મેલ થશે પાર્ટીને કે આપણે સપોઝ મારી 5 પાર્ટી છે તો એ 5 પાર્ટી મિસમેચમાં આવી તો એ 5 પાર્ટીને એકી સાથે મેલ જશે કે મારે અલગ અલગ જીએસટી નંબર સિલેક્ટ કરીને પછી મેલ કરવાનું हाँ, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ऑटोमेशन टूल, उसमें आपके पास एक ये फैसिलिटी रहेगी कि आपका जो वेंडर मास्टर आप एक बार उसमें अपलोड कर दोगे तो उसमें वेंडर का जीएसटी नंबर, नाम, उसके साथ बेसिक डिटेल में ये उसका ईमेल आईडी भी स्टोर हो जाएगा उसमें। तो जैसे ही आप मेल शूट पे क्लिक करोगे तो उसका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी आपके वेंडर मास्टर में रजिस्टर्ड है तो उसको ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा। जितने भी अगर 100 वेंडर में मिसमैच है तो वो 100 के 100 को ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको लगता है कि नहीं मुझे 100 में से ये 50 लोगों को ही भेजना है, बाकी के 50 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो मुझे उनको नहीं भेजना है, तो वो भी चीज हो सकती है कि मुझे ये पर्टिकुलरली 50 लोगों को ही सिलेक्ट करके भेजना है, तो वो एट अ टाइम चला जाए। ओके ओके थैंक यू सर और ये चार्जेबल प्राइस कितनी है इसकी Yes, I have already discussed the same, that you can contact us and we can decide based on bulkiness of your data. प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर सर Yeah, Ketul will share my contact number. या नो इशू ओके थैंक यू सर फाइन थैंक यू इफ यू एनी अदर क्वेरी अगेन आप ग्रुप में डाल दीजिएगा या फिर ग्रुप में जैसे मेरा नंबर है वहां से व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं एडमिन में मेरा नाम दिख जाएगा थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग वी आर क्लोजिंग दिस सेशन रिकॉर्डिंग वगैरह जो है क्वेरी वगैरह है जो ग्रुप में ही डाल देंगे ओके थैंक यू मेयर सर थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट Welcome. Thank you everyone for patient listening. थैंक यू